नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में हम बात करेंगे पूर्णिया जिले की 7 विधानसभा सीट को कि क्या पप्पू यादव पूर्णिया का 7 विधानसभा सीट पर अपना करिश्मा दिखा पाएंगे या फिर पूर्णिया में असदुद्दीन ओवैसी और अख्तरुल ईमान करामात करेंगे या फिर बात करेंगे। चूंकि नरेंद्र मोदी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए जो चुनाव अभियान की शुरुआत किया था वो पूर्णिया से किया था, तो क्या नरेंद्र मोदी का सिक्का चलेगा पूर्णिया में या फिर लेसी सिंह भी एक बड़ी मैनेजर के रूप में उभर कर आई है। चुनाव मैनेजमेंट लेसी सिंह भी करती है, आपने देखा कई बार सफल हुई, कई बार असफल हुई। किसका चलेगा पूर्णिया में सिक्का? पूर्णिया को हवाई अड्डा इसी वर्ष चालू हुआ है। पूर्णिया में जानते हैं सीटों का जो समीकरण है उसके बारे में। सब 7 विधानसभा सीट है पूर्णिया जिले में। पिछली बार अगर हम बात करें तो इन 7 विधानसभा क्षेत्रों में अमौर वो विधानसभा सीट है जहां पर कि अख्तरुल ईमान AIMIM के उम्मीदवार ने चुनाव जीता था। दूसरा विधानसभा सीट है बायसी, वहां से भी AIMIM के उम्मीदवार की जीत हुई थी। तीसरा विधानसभा सीट है कसबा विधानसभा सीट पर भी कांग्रेस पार्टी के आफाक आलम को चुनाव में जीत मिला था। चौथी बनमनखी, जहां से बीजेपी के कृष्ण कुमार ऋषि बनमनखी सुरक्षित विधानसभा सीट है। 5वीं सीट है रुपौली, जहां से विधानसभा के आम चुनाव में जदयू की टिकट पर जीती थी बीमा भारती, लेकिन वहां उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में शंकर सिंह निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में बीमा भारती को हरा दिया। बीमा भारती तीसरे नंबर पर आई थी। 6ठी सीट है धमदाहा, जहां से बिहार में खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री लेसी सिंह मंत्री अभी इस बार भी चुनाव लड़ रही है, पिछली बार भी जीती थी। 7वीं सीट है पूर्णिया विधानसभा सीट, जहां से बीजेपी की टिकट पर विजय खेमका ने कांग्रेस के उम्मीदवार इंदु सिन्हा को हराया था। तो इस बार क्या परिस्थिति है, शुरुआत करते हैं पूर्णिया विधानसभा सीट से। इस बार भी बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं विजय खेमका और कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बदल दिया है। पप्पू यादव के नजदीकी जितेंद्र यादव को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है। मित्रों, पूर्णिया विधानसभा सीट को समझने के लिए पूर्णिया का इतिहास समझ लीजिए। 80 से लेकर 2000 तक पूर्णिया में सिक्का चला अजीत सरकार का। CPM के उम्मीदवार थे अजीत सरकार, उनकी हत्या हो गई। उनकी हत्या के बाद उपचुनाव हुआ जिसमें माधवी सरकार उनकी पत्नी चुनाव जीती। उनका बेटा भी अमित सरकार चुनाव लड़ता रहा, लेकिन 2000 के चुनाव से लेकर अब तक बीजेपी ने उसे पूर्णिया विधानसभा सीट को अपना गढ़ के रूप में विकसित कर लिया है। और वहां से पहले राजकिशोर केसरी बीजेपी की टिकट पर चुनाव जीता करते थे। उसके बाद विजय खेमका लगातार 2 बार से चुनाव जीतते आ रहे हैं विजय खेमका। वहां से राजकिशोर केसरी की हत्या के बाद वहां से उनकी पत्नी किरण केसरी भी एक बार उम्मीदवार रही थी। आपको शायद आश्चर्य लगेगा कि 2 सिटिंग MLA रहते हुए एक अजीत सरकार सिटिंग MLA थे जब उनकी हत्या हुई। दूसरा जो राजकिशोर केसरी बीजेपी के थे उनकी भी हत्या सिटिंग MLA रहते हुई और उसके बाद हुए उपचुनाव में दोनों की पत्नियां भी विधायिका बनी। ठीक है, तो ये एक पूर्णिया की खासियत है। और इस बार पूर्णिया शहरी विधानसभा सीट पर विजय खेमका, पिछली बार भी 32,000 वोट से इनकी जीत हुई थी विजय खेमका की, 32,154 वोटों से। इस बार भी जो परिस्थिति है उसमें विजय खेमका की जीत में कहीं कोई बाधा नहीं होगी, ऐसा सिग्नल निकल के आ रहा है। ठीक है, दूसरा विधानसभा सीट लेते हैं हम अमौर। ठीक है, अमौर विधानसभा सीट AIMIM के अख्तरुल ईमान ने पिछली बार लड़ा था। वहां से उन्होंने JDU के उम्मीदवार सबा जफर को 52,515 वोट से हराया था और कांग्रेस के अब्दुल जलील मस्तान को 31,863 वोट मिला था। आपको याद होगा मित्रों, यही अब्दुल जलील मस्तान थे जिन्होंने 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले एक आपत्तिजनक बयान दिया था जिसकी चर्चा बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में हुई थी, अब्दुल जलील मस्तान की। खैर, उस चर्चा पे आज नहीं आते हैं। तो AIMIM जीती थी पिछली बार भी। अख्तरुल ईमान की अपनी एक प्रतिष्ठा है, ठीक है, अपनी एक पहचान है।
और अमौर वो विधानसभा सीट है जहां पर 70% मुसलमान मतदाता है। इस बार अमौर विधानसभा सीट से जो उम्मीदवार हैं यही तीनों उम्मीदवार हैं, ठीक है। केवल एक उसमें जुड़ गए हैं जन स्वराज के उम्मीदवार के रूप में अफरोज। मुकाबला इस बार भी सबा जफर के साथ, जदयू के उम्मीदवार सबा जफर हैं, उनके साथ अख्तरुल ईमान का मुकाबला होता हुआ दिखता है। और जो सबा जफर है ना, उनको मुसलमानों का वोट 90% नहीं मिलता, उनको 5% मुसलमान का वोट मिल जाता है तो बहुत है। सबा जफर को मुख्य रूप से अमौर में जो हिंदू हैं मतदाता हैं उनका ही वोट मिलता है, तो जो वोट मिलता है उसी वोट पे ये संतोष करेंगे, ठीक है। तो जीतने का सवाल नहीं है सबा जफर का, और अख्तरुल ईमान का हारने का सवाल नहीं है। इसीलिए अब्दुल जलील मस्तान एक बार फिर अपना जो है बहुत कुछ करने की स्थिति में मुझे तो नहीं दिख रहा है, जो समीकरण दिखा है उसके आधार पर, ठीक है। इसके बाद AIMIM को मिलेगा, बीजेपी को मिला पूर्णिया। उसके बाद आते हैं कसबा विधानसभा सीट। कसबा विधानसभा सीट से पिछली बार मोहम्मद आफाक आलम कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीता था। इन्होंने हराया था LJP के उम्मीदवार प्रदीप कुमार दास को। प्रदीप कुमार दास को हराए थे 17,278 वोट से। हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा के उम्मीदवार तीसरे नंबर पर थे। NDA के उम्मीदवार थे हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा से 23,716 वोट। प्रदीप दास को मिला था LJP के उम्मीदवार को 60,132 वोट, ठीक है। और निर्दलीय इत्तेफाक आलम को मिला था 8,000 वोट। तो इस बार जो निर्दलीय इत्तेफाक आलम थे ना, जिनको 8,000 वोट मिला था, इस बार वो जन स्वराज के उम्मीदवार हैं। मोहम्मद आफाक आलम का टिकट काट दिया कांग्रेस पार्टी से, वो सीट आफाक आलम से वो सीट छीन ली गई। आफाक आलम, आपको याद होगा, इसी दौरान आफाक आलम ने बातचीत का एक रिकॉर्डिंग टेप जारी किया था राजेश राम के साथ। तो वह यहां कांग्रेस ने मोहम्मद इरफान आलम को टिकट दिया है, ठीक है। इरफान आलम को टिकट दिया है कांग्रेस पार्टी ने, और ये इरफान आलम पप्पू यादव के काफी नजदीकी माने जाते हैं। और विगत दिनों इरफान आलम जब राहुल गांधी वहां कांग्रेस के पक्ष में जनसभा कर रहे थे तो उसमें बहुत भावुक होकर रो भी दिए थे कि कांग्रेस पार्टी ने उनके जैसे एक सामान्य व्यक्ति को वहां से टिकट दिया है। और प्रदीप दास के बदले यहां इस बार लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान ने NDA के खाते में गई है, लोजपा खाते में, तो वहां से नीतीश कुमार सिंह लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। यहां जो परिस्थिति है मित्रों, उसमें भी लगभग जो सामाजिक समीकरण है कस्बा में लगभग 60% के आसपास मुसलमान वोट है। वहां चूंकि इस बार हिंदू उम्मीदवार ज्यादा है नहीं, केवल एक ही उम्मीदवार है। पिछली बार वहां हिंदू उम्मीदवार की संख्या अधिक थी, सीरियस उम्मीदवार, चूंकि प्रदीप दास को लोजपा ने लड़ाया था, राजेंद्र यादव NDA के उम्मीदवार थे। तो ये एक प्रमुख कारण था मार्जिन घटने का। इस बार मुझे लगता है कि वहां कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार की मार्जिन शायद बढ़ जाए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वहां पर जो है वोट में बंटवारा होगा। और AIMIM के उम्मीदवार वहां पर जो मोहम्मद शहबाज आलम है, ठीक है, ये भी पिछली बार लड़े थे, लेकिन इनको बहुत ही कम वोट वहां पर मिला था पिछली बार, ठीक है। तो कसबा सीट जो है कांग्रेस को जाता हुआ दिख रहा है। धमदाहा लेसी सिंह के खिलाफ इस बार RJD ने उसी प्रकार का मास्टर स्ट्रोक खेला है जिस प्रकार का मास्टर स्ट्रोक लोकसभा चुनाव के दौरान पप्पू यादव के खिलाफ बीमा भारती को अपनी पार्टी में लाकर रचा गया था। लेसी सिंह जो बाहुबली रहे 90 के दशक में, बूटन सिंह उनकी पत्नी है। तो यहां का मुकाबला जो है इस बार संतोष कुशवाहा को तोड़ा है RJD ने जदयू की टिकट पर दो बार। 2014 में भी, तब जब जदयू अपने बलबूते लड़ी थी और मात्र बिहार में 2 लोकसभा सीट जीत पाई थी नीतीश कुमार की पार्टी जदयू, एक नालंदा और दूसरा ये संतोष कुशवाहा। वही संतोष कुशवाहा इस बार जदयू को तिलांजलि देकर RJD में शामिल हो गए हैं और ये चुनाव लड़ रहे हैं RJD की टिकट पर लेसी सिंह के खिलाफ। लेसी सिंह लगातार बयान दे रही है कि संतोष कुशवाहा जो है मतलब पप्पू यादव के हाथ के खिलौना बन गए हैं। पप्पू यादव के इशारे पर
लेसी सिंह के अनुसार पप्पू यादव के इशारे पर संतोष कुशवाहा आरजेडी में गए हैं, आरजेडी को नुकसान पहुंचाने के लिए। ये माइंड गेम चल रहा है वहां, ठीक है। और वहां एआईएमआईएम के उम्मीदवार हैं इश्तियाक आलम और जन सुराई ने वहां टिकट दिया है राकेश कुमार को। तो यहां सीधा मुकाबला होगा लेसी सिंह और संतोष कुशवाहा। तो आरजेडी का जो धमदाहा में वोट बैंक है मुसलमान और यादव का, समझिए, इसमें संतोष कुशवाहा को लाकर पिछली बार भी अगर देखेंगे आप, अगर इस विधानसभा सीट का, तो लगातार बड़े मार्जिन से जीत होती रही है लेसी सिंह की। 33,000 34,000 वोट से पिछली बार भी जीती थी। इस बार केवल एक खतरा है कि कुशवाहा वोट जो है संतोष कुशवाहा काटेंगे वहां, तो मार्जिन घटने की संभावना है, परिणाम बदलेगा इसकी संभावना कम है। धमदाहा में मार्जिन घटेगा, लेसी सिंह का कड़ा मुकाबला होगा संतोष कुशवाहा के आने से। क्योंकि पिछली बार आप देखिए धमदाहा में जो आरजेडी के उम्मीदवार थे दिलीप यादव, यादव जाति के थे, तो मुसलमान यादव के अलावा और कोई जुड़ा नहीं। लेकिन चूंकि उम्मीदवार इस बार कुशवाहा जाति से हैं, संतोष कुशवाहा हैं, पूर्व सांसद रहे हैं, तो इसका जो है असर इनको मिलेगा, इसका लाभ मिलता हुआ दिखेगा संतोष कुशवाहा को। संतोष कुशवाहा को वोट अच्छा मिलेगा, लेकिन परिणाम बदल देंगे ऐसा संभावना कम है। अगला विधानसभा सीट है बायसी। पिछली बार यहां से सैयद रुकनुद्दीन अहमद एआईएमआईएम के उम्मीदवार जीते थे। लेकिन कहा जाता है ना कि जैसे यूज एंड थ्रो, मतलब जो अपने दोस्त का नहीं हुआ वो हमारा कैसे होगा, नहीं याद होगा, ये कहा जाता है। तो रुकनुद्दीन अहमद ने एआईएमआईएम को धोखा दिया था, बायसी के विधायक जीते और फिर आरजेडी में आ गए। रुकनुद्दीन अहमद ने अख्तरुल ईमान को धोखा दिया था, ओवैसी को धोखा दिया था, आरजेडी में शामिल हो गए थे। अब आरजेडी ने उपयोग किया और उनको टिकट नहीं दिया। उसके बदले आरजेडी ने अपने पुराने उम्मीदवार जो विश्वस्त उम्मीदवार हैं अब्दुल सुभान, जो पिछली बार हार गए थे, तीसरे नंबर पर रहे थे अब्दुल सुभान, 38,254 वोट आया था, उन्हीं अब्दुल सुभान पर भरोसा जताया आरजेडी ने। और जो रुकनुद्दीन अहमद थे, कहावत है माने न घर के रहे न घाट के रहे, न इधर न उधर, कहीं नहीं, न एआईएमआईएम के हुए, तो फिर आरजेडी ने भी अपना पाला, मतलब इनसे पल्ला छुड़ा लिया। अपने पुराने विश्वस्त अब्दुल सुभान पर भरोसा किया आरजेडी ने। एआईएमआईएम ने टिकट उम्मीदवार बदला। गुलाम सरवर जो पिछली बार निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े थे, मात्र 5,000 वोट आया था, तो उन गुलाम सरवर को एआईएमआईएम ने अपना उम्मीदवार बनाया है। और वहां बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं विनोद यादव, ठीक है, विनोद यादव एक बार जीत चुके हैं। तो अगर वोट बटा, यहां सीधा है, यहां वोट बटेगा तो बीजेपी का रास्ता क्लियर होगा। मुसलमानों का वोट बटेगा तो बीजेपी का रास्ता, चूंकि वहां हिंदुओं की आबादी कम है, अल्पसंख्यक है, तो अल्पसंख्यक हिंदू अपनी सुरक्षा के लिए एक मुश्त वोट करता है, जाति पे नहीं बटता बायसी में, ये इतिहास रहा है। तो मुसलमान वोट अगर बटा तब विनोद यादव जीतेंगे, अगर मुसलमान वोट कम बटा तो फिर वहां से आरजेडी के उम्मीदवार इस बार जीतने की स्थिति में है, ठीक है। अब चलिए बनमनखी सुरक्षित विधानसभा सीट है। इस बार एनडीए की तरफ से पुराने उम्मीदवार कृष्ण कुमार ऋषि पूर्व मंत्री रहे, पिछली बार भी बनमनखी ये 27,473 वोट से जीते थे। तो बीजेपी ने खतरा नहीं उठाया, कृष्ण कुमार ऋषि को ही टिकट दिया है। लेकिन कांग्रेस ने पिछली बार वहां से बनमनखी से आरजेडी लड़ी थी, लेकिन इस बार कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बदला। देवनारायण रजक वहां से उम्मीदवार हैं, कांग्रेस पार्टी की टिकट पर लड़ रहे हैं। और जन स्वराज से मनोज कुमार ऋषि। देवनारायण रजक पप्पू यादव के नजदीकी हैं, लेकिन जो सामाजिक समीकरण है बनमनखी का, जिस प्रकार की वर्तमान राजनीति हो रही है बनमनखी में, उससे परिणाम बदलने की उम्मीद मत कीजिए। परिणाम वही रहेगा जो पिछला बार था, मतलब बीजेपी की उम्मीदवार की जीत लगभग तय है। मार्जिन भले ही थोड़ा घट जाए या बढ़ भी सकता है, कोई भारी बात नहीं है, लेकिन परिणाम पे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है बनमनखी में। रुपौली विधानसभा सीट पर मुकाबला कांटे का है। जो उपचुनाव का जो परिणाम था, लगभग समीकरण वही है, परिणाम अब बदल सकता है।
क्यों बदल सकता है उसके कारण को मैं बता रहा हूं आपको। आप याद कीजिए 2020 का विधानसभा चुनाव बीमा भारती लड़ी थी जदयू की टिकट पर। एलजेपी के उम्मीदवार के रूप में लड़े थे शंकर सिंह, हार गए थे। सीपीआई के उम्मीदवार थे, महागठबंधन से सीपीआई लड़ी थी चुनाव, विकास चंद्र मंडल लड़े थे वहां से चुनाव, वो तीसरे नंबर पर रहे थे। उपचुनाव हुआ, शंकर सिंह लड़े, निर्दलीय चुनाव जीत गए। आरजेडी के उम्मीदवार बीमा भारती तीसरे नंबर पर पहुंच गई, दूसरे नंबर पर आए कलाधर मंडल। तो इन्हीं तीनों के बीच इस बार का भी मुकाबला है। लेकिन इस बार अंतर क्या है? अंतर यह है कि पिछली बार मुसलमानों ने एक मुश्त वोट किया था शंकर सिंह के पक्ष में। इस बार रुपौली में हर कुछ निर्भर करेगा पप्पू यादव के खेला पर। क्या पप्पू यादव का समर्थन बीमा भारती को मिल रहा है? क्या पप्पू यादव का समर्थन कलाधर मंडल को तो मिलेगा नहीं? पप्पू यादव की राजनीति को फायदा होगा नहीं उससे। तो क्या पप्पू यादव की राजनीति को फायदा शंकर सिंह को जितवा देने से फिर है, जैसे लोकसभा उपचुनाव में जितवाया था पप्पू यादव ने? इसकी परीक्षा होगी रुपौली विधानसभा सीट में। मतलब पप्पू यादव की जो नई राजनीति है कि कांग्रेस को आगे बढ़ाओ, पप्पू यादव को मजबूत करो, लेकिन आरजेडी को घटाओ। तो आरजेडी के उम्मीदवार जहां बायसी में हैं अब्दुल सुभान और बीजेपी के उम्मीदवार हैं विनोद यादव, वहां पप्पू यादव की भूमिका क्या होगी? सबसे बड़ा सवाल यह है। दूसरा बड़ा सवाल यह है कि आरजेडी के उम्मीदवार संतोष कुशवाहा कि पप्पू यादव कितनी मदद करेंगे, इसका भी जवाब मिलना है। क्योंकि संतोष कुशवाहा की राजनीति जो है पप्पू यादव के लिए चुनौती बनेगी आने वाले दिनों में। संतोष कुशवाहा मजबूत होंगे तो पप्पू यादव कमजोर होंगे पूर्णिया की राजनीति में। तो इसीलिए पप्पू यादव की भी प्रतिष्ठा पूर्णिया में दांव पर है। तो पप्पू यादव विशेषकर ये दो विधानसभा सीट धमदाहा और बायसी में क्या खेल करेंगे कहना मुश्किल है। इंतजार कीजिए, परिणाम का उसी से स्पष्ट होगा कि पप्पू यादव का खेल क्या रहा पूर्णिया में। पप्पू यादव एक कौन तो है पूर्णिया में, इस बात में कहीं कोई दो मत नहीं है। दूसरा कौन है? AIMIM। तीसरा कौन है? बीजेपी। जदयू भी जीतती है या हारती है बीजेपी की ताकत पर। और चौथा कौन? ऑल सही है, आरजेडी, कोई दो मत नहीं है। तो इस चतुष्कोणीय मुकाबला में कोई पर्दे के पीछे है, कोई पर्दे के बाहर है। परिणाम के लिए 14 नवंबर का इंतजार कीजिए। आज जो स्थिति दिख रही है उसमें मैंने बताया ही आपको कि बायसी महागठबंधन के पक्ष में जाता हुआ दिखेगा, अमौर AIMIM के पक्ष में, बनमनखी बीजेपी के पक्ष में, रुपौली अभी कहना मुश्किल है, पूर्णिया धमदाहा NDA के पक्ष में और कस्बा कांग्रेस के पक्ष में। यही वर्तमान स्थिति है। बने रहिए पॉलिटिकल आइडिया के साथ। हर खबर का विश्लेषण आपके समक्ष लेकर आने की जिम्मेवारी हमारी है। अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।